जम्मू कश्मीर में गोदी मीडिया तो खामोश है, लेकिन तीन ऐसे मुद्दे जिन पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि एसपीओज की सैलरी बहुत कम है और मरकजी हुकूमत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी इनकी सैलरी को बढ़ा सकती है। जम्मू कश्मीर में एक एसपीओ बहुत कम सैलरी लेता है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स, और बाकी रियासतों में सैलरी जो एसपीओ को मिलती है वो अच्छी खासी मिलती है। दूसरा बड़ा मुद्दा डेली वेजर का। जम्मू कश्मीर में माजी के कई सालों से डेली वेजर्स को जो सैलरी मिल रही है वो ना के बराबर है। कई सारे डेली वेजर्स तो रिटायर भी हो गए हैं और कुछ डेली वेजर्स की इस साल भी रिटायरमेंट है। और बाकी रियासतों के अंदर अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के सिवा, तो वहां पे उन लोगों के लिए कई सारी बेहतरीन पॉलिसीज को लाया गया है। तीसरी बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पुराने कस्टमर्स जो हैं उनके, पुराने कंज्यूमर्स जो हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा बिजली का बिल है। सरकार ने कहा था कि हम एमनेस्टी स्कीम लागू करेंगे। यहाँ के हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का एमओयू पे साइन किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, और जम्मू कश्मीर की सारी बिजली बाहर बेच दी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। अब यहाँ की बिजली यहाँ के आम शहरी को नहीं मिल रही है। यहाँ पे पहले प्रीपेड मीटर से पहले जो वो स्मार्ट मीटर था, उससे पहले डिजिटल मीटर था। डिजिटल मीटर के बाद स्मार्ट मीटर आया, स्मार्ट मीटर के बाद अब प्रीपेड मीटर आ रहा है, यानी कि पहले आप पैसा दो फिर उसके बाद बिजली लो। तो यानी कि यहाँ पे पुराने जो कंज्यूमर्स हैं उन पे लाखों रुपया बिजली का बिल है, जिसे वेव ऑफ करना ज़रूरी है, माफ़ करना ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। उसके बरक्स उन लोगों पे जो है वो बिजली महकमे की जानिब से जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। और उससे इंपॉर्टेंट मसला है राशन कार्ड का। राशन कार्ड होल्डर्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। जो शख्स AAY कैटेगरी का है उसे उठाकर BPL में डाल दिया, बीपीएल वाले को जो है वो APL में डाल दिया, और जो APL वाला है, जो AAY डिज़र्व करता ही नहीं है, उसे उठाकर AAY में डाल दिया है। जिसके घर पे 4 व्हीलर गाड़ी होगी उसे BPL राशन कार्ड नहीं मिलेगा, या APL या AAY राशन कार्ड नहीं मिलेगा। अब कई सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके घरों पे 4 व्हीलर गाड़ी है, स्कॉर्पियो, तवेरा, सोमो, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और गाड़ियाँ। वो सब लोग तो ड्राइवर्स हैं, वो उन गाड़ियों से ड्राइविंग कर कर पैसा कमाते हैं। उनका रिकॉर्ड में ये दिखाया गया कि इनके पास जनाब 4 व्हीलर गाड़ी है, ये डिज़र्व नहीं करते हैं BPL राशन कार्ड। हालांकि वो लोग गरीब हैं, वो डिजर्विंग लोग हैं। ड्राइवर्स तो डिजर्विंग है ना, उसके बाद डिलीवेजर भी तो डिजर्विंग है। डिलीवेजर के लिए बताया गया राशन कार्ड के अंदर कि जनाब ये सरकारी मुलाजिम है, ये BPL कार्ड जो है वो डिजर्व नहीं करता है, या ये AAY वाला राशन कार्ड डिजर्व नहीं करता है। तो जनाब डिलीवेजर की सैलरी कितनी है? 9,000 रुपये, उससे तो ज़्यादा जो है वो मजदूर कमा लेता है। तो इन मुद्दों पे चर्चा करना ज़रूरी है। अब देखिए आप एसपीओज हमारे हैं कितने ज़्यादा काम करते हैं, कांस्टेबल से ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। जो मिलिटेंट ऑपरेशंस होते हैं उनमें एसपीओज पहली सफ़ में खड़े होते हैं। कई सारे हमारे एसपीओज जो हैं वो शहीद हो गए, उनके परिवारों को क्या दिया सरकार ने? कोई आंकड़ा नहीं है। अब जो कांस्टेबल है या जो बाकी पुलिस वाला है उससे भी रिस्क अलाउंस चाहिए। बाकी रियासतों में अच्छा खासा रिस्क अलाउंस दिया जाता है। जो बाहर की नफरी को जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया जाता है, डिप्लॉयमेंट होती है, वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है कि जनाब आप बड़े हार्ड जोन में काम कर रहे हैं, हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, एक्स्ट्रा अलाउंस देंगे। जो बाहर से डिप्लॉयमेंट होती है यहाँ पर, और जो यहाँ का एक पुलिस एहलकार है जो यहाँ पे दिन रात काम कर रहा है खड़े होकर, उसे रिस्क अलाउंस जो है वो 100 रुपये या 150 रुपया दिया जाता है। तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये वो इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल्स की आप बात करें, कितने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन ऐसे हैं कि जो आज के समय में जॉब को रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, परमानेंट पॉलिसी उनके लिए नहीं आई है, सैलरी टाइम पे नहीं आती। दिवाली पे भी कई सारे लोगों की सैलरी नहीं आई है। आज दिवाली का दिन है, कई सारे एसपीओज की सैलरी नहीं आई है, कई सारे कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की सैलरी नहीं आई है, कई सारे कैजुअल लेबर डेलीवेजर्स की सैलरी नहीं आई है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? इसके लिए अगर हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है तो ये जिम्मेवारी हुकूमत को लेनी चाहिए अपने कंधों पर। उससे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे अजीज़ दोस्तों कि NYC वाले, रहबरे खेल वाले, NYC वालों की सैलरी ही 2,500-3 हज़ार रुपए है। वो 2,500-3 हज़ार रुपए पे घर कैसे चलाएंगे? मोहतरम, यहां पर आज एक दिन का खर्चा इंसान का 1,000 रुपए है, तो 3,000 रुपए पे घर चलाना, बच्चे पढ़ाना, वक्ती तौर काम काज करना, यह मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यह जुल्म नहीं है, एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। उन डेलीवेजर्स का क्या जो रिटायर हो गए 5-5, 10-10 हज़ार की सैलरी पे, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। आपको मालूम है सबसे बड़ा जुल्म क्या है? कि कोई गरीब अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहे तो वो ना पढ़ा पाए, वो सबसे बड़ा जुल्म है। और वही जुल्म आज इन लोगों पे हो रहा है। एक एसपीओ अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में तालीम नहीं दे सकता, उसकी सैलरी बहुत कम है, वो कहाँ से तालीम देगा एक अच्छे स्कूल में?
10-12 हज़ार रुपए सैलरी है उसकी, उससे उसका घर नहीं चल पा रहा है, बच्चे को कहां से पढ़ाएगा? उस बच्चे के साथ जो ज्यादती हो रही है, उस बच्चे पे जो ये जुल्म हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? एक डेलीवेजर का बच्चा भी नीट करना चाहता है, एक डेलीवेजर का बच्चा भी आईएएस करना चाहता है, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना चाहता है, लेकिन वो डेलीवेजर अपने बच्चे को यूपीएससी कैसे करवाएगा? वो एसपीओ अपने बच्चे को यूपीएससी कैसे करवाएगा? मोहतरम, उनकी खुद की सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपए है, घर नहीं चल रहा है, बच्चे को यूपीएससी या नीट की कोचिंग करवाना दूर नहीं, दूर अंदेश बात है ये। तो क्या ये हक और इंसाफ की बात नहीं है? एक आम इंसान जिसके घर पे 10 किलो राशन आता है, उसका राशन काट दिया आपने, उसका आपने जो है वो राशन कार्ड कैंसिल कर दिया, आपने ये दिखाया रिकॉर्ड में कि जनाब इसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, ये बीपीएल में डिजर्व नहीं करता है। खुदारा मुझे ये बताएं, वो गरीब इंसान, वो बेचारा गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला वो इंसान जिसके पास वो 4 व्हीलर सोमू, तवेरा या स्कॉर्पियो या जाइलो या इनोवा गाड़ी इसलिए है कि वो उस पर सवारी लेकर आता और जाता है, उससे उसका घर चलता है, आपने वो काट कर उसे जो वो साइड कर दिया। तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये एक जुल्म की निशानी नहीं है? कितने ऐसे जुल्म हैं जिन जुल्मों के ऊपर बात करना ज़रूरी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल की आप बात कर रहे हैं, आपने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू कर दिया, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है वहां पे प्रीपेड मीटर लगेगा। पहले जम्मू में लगेगा, फिर कश्मीर में लगेगा। जम्मू में मार्च के महीने तक लग जाएगा और कश्मीर में साल 2026 के अगस्त तक फाइनल कर दिया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि हम अपने फ़ोन का रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। आप मुझे बताएं, जब महीने का हमें 300-400 रुपये अपने फ़ोन का रिचार्ज करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है हमें 300-400 रुपये फ़ोन का रिचार्ज करने में। जब हमें हर महीने से महीने 1000-1500 या 2000 रुपये रिचार्ज करने होंगे प्रीपेड मीटर का, कौन बिजली का इस्तेमाल कर पाएगा? कहाँ से बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे हम? अब हमारी ज़रूरत भी है ना, अगर ज़रूरत ना हो तो ठीक है, सर्दियों के दिनों में हमें गीज़र इस्तेमाल करना है। मेरे हिंदू भाई जो हैं उन्होंने हाथ मुंह धोकर पूजा करनी है, मुसलमान भाइयों ने जो है वो हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़नी है, और मेरे सिख कौम के जो मेरे भाई हैं उन्होंने भी जो है वो अपने मज़हब के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो सर्दियों में गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है जनाब, ये तो ज़रूरत है। हमारे घरों पर बुज़ुर्ग हैं, हमें उन्हें भी गर्म पानी देना है। सर्दियों के दिनों में जो है वो हमें हीटर का भी इस्तेमाल करना है। हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जनाब सर्दी से मर जाएंगे। कई सारे घरों में जो है वो बुज़ुर्ग हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? कहाँ से जो है वो सर्दी से उन्हें बचाएंगे? इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है, उसमें जो है वो बिजली एक हमारे पास सहारा है। और अगर हम बिजली का इस्तेमाल करें और महीने से महीने 2-3 हज़ार रुपए का बिजली का बिल आए तो कहाँ से बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब बिजली किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों की है, या हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के नदी नाले, यहाँ के आबो हवा, यहाँ का पानी, यहाँ के झरने और सब कुछ यहाँ का है। बिजली को जनरेट यहाँ पे किया जाता है, प्रोड्यूस यहाँ पे किया जाता है, और जम्मू कश्मीर की बिजली को ही मुख्तलिफ रियासतों में ट्रांसफर किया जाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने MOU पे साइन किया, साइन करके यहाँ की बिजली को बाहर भेज दिया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को वापस ले लेंगे जब हम इक्तदार में आए। तो क्या एक सिंगल टाइम भी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने इस चीज़ पे बात की कि जो ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये हमें वापस लेने, हमने जिस MOU पे साइन किया वो मेमोरेंडम ऑफ साइन जो वो हमारा कैंसिल होना चाहिए? क्या इस पे कोई बात हुई? तो ये वो बातें हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, मजाक नहीं है, यह हकीकत है जिसके ऊपर आपने अमल करना जरूरी है। एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, वन टाइम रिलीफ देंगे कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लोगों पे लाखों रुपया बर्डन है, उनकी तारें बिजली की काट दी जाती हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको बिजली मिले। हुकूमत ने पॉलिसीज लानी है, हुकूमत पॉलिसी नहीं ला पा रही, उसके बरक्स हुकूमत उनकी बिजली काट रही। कई सारे बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन उन पे FIR लगा रहे हैं, जनाब आपने बिजली हम नहीं देंगे, अगर आपने ज़बरदस्ती कनेक्शन लिया तो हम आप पे FIR लगा देंगे। तो वो लोग बिजली का कनेक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, उन पर क्या ये जुल्म ज़्यादती नहीं है? मुझे ये बताएं सबसे पहले, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर हमें गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कितना बड़ा करप्शन चल रहा है, कितना बड़ा निज़ाम में तब्दीली आने के लिए कोशिश करनी है। क्या हो रहा है हमारे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर? क्या आपने कभी देखा एडमिशन फ़ीस दे दो, कैपिटेशन फ़ीस दे दो, प्रिंटिंग चार्ज दे दो, पिकनिक फ़ीस दे दो, पार्किंग फ़ीस दे दो, फलां बिल्डिंग फ़ीस दे दो, ये फ़ीस दे दो, कितनी सारी फीसेस है। एक गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा ऐसे सिस्टम के अंदर? ट्यूशन फ़ी बस फीस जेन्युइन है, आप ले लें, उसके सिवा आप इतनी फ़ीस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इससे? आपने एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम समझ के रखा है, या एजुकेशन सिस्टम को आपने बिजनेस हब बना के रखा है? पैसा कमाना है तो फैक्ट्री खोल लें कहीं पर, जहाँ पर आप अपनी रेत बाजरी बेचकर पैसा कमाएंगे। आपने तो गरीब के ऊपर जुल्म कर दिया। अब रही बात माइनिंग की, अगर लीगल माइनिंग करनी है तो रॉयल्टी पे करनी है, उसके लिए
लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो बाहर के ठेकेदारों को मिलता है, जम्मू कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जब लोग इलीगल माइनिंग करते हैं, ट्रैक्टर ट्राले लेकर घरों से बाहर निकलते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो फौरी तौर एक्शन होता है। और वो एक्शन अगर हो रहा है तो ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। मैं भी ये मानता हूं कि इलीगल काम कभी नहीं होना चाहिए, बट लीगल तरीके से उसे एक प्रोसेस के जरिए फॉलो अप तो करें। आप लीगल तरीके से भी फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के नदी नालों को जो है वो यहाँ की सारी चीज़ों को बाहर के पंजाब के ठेकेदारों ने खरीद लिया है। यहाँ पे शराब की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा खुल गई हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम बचे हुए हैं जहाँ पे तालीम दी जा रही है। हर चीज़ को आपने प्राइवेट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट कर रहे हो आप, प्रॉपर्टी टैक्स ला रहे हो आप, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कल को पानी पे भी हमें टैक्स भरना पड़े, हमें पानी के लिए भी मीटर लगा दिया जाए, क्योंकि ये नदी नाले तो हमारे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें पानी पे टैक्स पे करना पड़ेगा तो फिर आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे। क्या अगर इन मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूँ तो क्या ये मुद्दे वो मुद्दे नहीं है जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? मिड डे मील वर्कर से क्या लेते हैं वो सैलरी? मेरे हिसाब से 1000 रुपये तक उनकी सैलरी है। क्या ये जुल्म नहीं है? जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो स्कूलों को दे दी, डोनेट की, उन्हें अभी तक उसका पैसा नहीं मिला। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड के अधिकारी हैं, क्या वो खून के आंसू नहीं रो रहे हैं? कितने ऐसे मुलाजमीन हैं जो दिन रात रो रहे हैं, उनके लिए राइट्स कहाँ हैं? हमें राइट्स के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी और हमें जस्टिस के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, सरकार की चापलूसी नहीं कर सकते, सरकार के तलवे नहीं चाट सकते हैं। अगर जमहूरियत के अंदर हमें अधिकार दिया है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स की खुद जो है वो पहचान कर उन पर फाइट करें, तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मरकज़ी हुकूमत का क्या काम रहता है वो एक अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर की चुनिंदा सरकार का क्या रोल है वो सबसे बड़ी बात है। और अगर मरकज़ी हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर की हुकूमत एक बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो इसमें गलती यहाँ की सरकार की है कि वो अपना एक पॉजिटिव रुझान अवाम के बीच में पेश नहीं कर रही है, उनके मद्देनज़र नहीं रख रही है। और अगर हम इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तो हमें सरकार की चापलूसी करनी होगी। चापलूसी से बेहतर है कि हम लोग आपके साथ बात करें, और बात करना इसलिए लाजम है कि आप लोग हमें साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। 30 लाख से ज़्यादा लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं। किस वजूहात के ऊपर कि मैं आपके मुद्दों पे चर्चा या बात करूंगा, और इन मुद्दों पे बात ना की जाए तो ये एक गरीब इंसान पे जुल्म है। इलेक्ट्रिसिटी आज सबसे बड़ा मुद्दा है, डेली वेजर उससे बड़ा मुद्दा है, SPO उससे बड़ा मुद्दा है, NYC कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन, कैजुअल लेबर, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे ज़रात, और उसके साथ साथ वो मुलाजमीन जो आज भी खून के आंसू रो रहे हैं, इनके लिए आवाज़ उठाना लाजिम है, वक्तन फ़वक्तन उठानी चाहिए। और मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ जम्मू व कश्मीर की हुकूमत की आँख खोलनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।